चलो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट वेक्टर और यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर देख रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर डायरेक्शन कोसाइन बताया था। फिर वेक्टर्स का, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ये सिखाया था। फिर पोजीशन वेक्टर बताया था। जैसे पोजीशन वेक्टर अगर आपको याद हो तो 2 मिनट रिवाइज कर लें। एक तो मैंने बताया था किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके कंपोनेंट में लिख सकते हैं, दैट इज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इसमें से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a वाज अंडर रूट ax स्क्वायर। अभी लिखो मत, पिछली क्लास का रिवाइज कर रहा हूं जरा आप लोगों को। ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, उसमें से ax इज मॉड a cos अल्फा, ay is mod a cos beta and az is mod a cos gamma। याद आ रहा है ऐसा कुछ? इसमें से फिर बताया था कि वेक्टर a x, y और z एक्सिस से अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है। फिर मैंने सिखाया था कि अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो उस केस में वेक्टर ए बी को हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अगर आपको याद हो तो वेक्टर ए बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऐसे बी माइनस ए, ऐसा कुछ याद आया। और सिखाया था यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये 3 फैक्ट मेनली, एक ये, एक पोजीशन वेक्टर के टर्म में किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, और तीसरा यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं। ये तीनों समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो हम लोग इसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे अभी। सर हाँ बोलिए सर, डायरेक्शन कोसाइन का एप्लीकेशन का डायरेक्शन कोसाइंस किसको कहते हैं ये बताया था ना, कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीनों को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस का एप्लीकेशन ये हुआ कि अगर किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को उस वेक्टर का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में मिल जाएगा। जैसे यहीं पर देखो, वेक्टर ए अगर है तो वेक्टर ए का कंपोनेंट अगर मुझे अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए को जो एक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन है इस वेक्टर का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स मिल जाएगा। वैसे ही कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए अलोंग दैट डायरेक्शन। सो इन जनरल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन कोसाइंस अलोंग दैट डायरेक्शन। फिर इसकी प्रॉपर्टी बताई होगी कि तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है। तो वेक्टर कंपोनेंट रिजॉल्व करने में डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत पड़ती है। वो हम लोग प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा कहाँ कहाँ क्या यूज है। बट ये तीनों समझने में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ बोलिए। आपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था वो वॉच वाला। हाँ दिया था तब तो उसमें वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इक्वल अपॉन टी इनटू v अपॉन टी आई। सर फिर आपने वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर ली तो स्पीड दिया सर 5.30। हाँ सर तो
तो वो तो वेलोसिटी है ना। मैंने क्या पूछा था, मैंने क्या निकालने को दिया था, एवरेज वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पूछा था। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट? सो देखो इधर उस पुराने क्वेश्चन को देखो, अगर उसमें कोई डाउट है तो ध्यान से देखो। मैंने शायद वैल्यूज तो अब मुझे नहीं याद है मैंने क्या दिया था, शायद 1 सेंटीमीटर रेडियस का वॉच बताया था। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस का अगर वॉच है, ध्यान से देख इधर, तो उस केस में ये सेकेंड्स हैंड का नीडल है, t इक्वल टू 0 पर यहां है और t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पर यहां है। मैंने पूछा था कि टिप ऑफ वेलोसिटी का एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 15 सेकेंड कितना होगा, यही पूछा था। तो जिस समय वेलोसिटी यहां पर है, जिस समय t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, इसके टैंजेंट के अलोंग, और t इक्वल टू 15 पर वेलोसिटी वेक्टर होगा इसके टैंजेंट के अलोंग। दोनों ही केस में स्पीड तो कांस्टेंट होगा, ये तो कांस्टेंट स्पीड से क्लॉक का टिप मूव करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी को, चलो अब नए तरह से बताता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी आई कैप इस डायरेक्शन के हिसाब से, और फाइनल वेलोसिटी को लिख सकते हैं माइनस वी जे कैप इस डायग्राम के हिसाब से। सो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नया वाला मेथड सीख लो। उस समय तो मैंने वेक्टर सब्ट्रैक्शन से बताया होगा, ज्योमेट्री वाले मेथड से। अब आई कैप जे कैप वाले मेथड से उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलो, तो हो सकता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा हो जाए। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई कैप लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है? बेस्ड ऑन दिस डायग्राम इनिशियल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज वी आई कैप, इजंट इट? Yes. And final velocity is minus v j cap, कोई दिक्कत नहीं। v क्या है? सेकेंड्स के टिप की स्पीड है v। तो सेकेंड्स हैंड का टिप 60 सेकेंड में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो सेकेंड्स हैंड की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 60। ये बात समझ में आया? सेकेंड हैंड का टिप 60 सेकेंड में ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, मतलब उसकी स्पीड हो गई 2 पाई आर अपॉन 60। तो अपने केस में 2 पाई इंटू 1 अपॉन 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज पाई बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू मिल गया। हम लोगों को चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन, तो डेल्टा v को लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज माइनस वी जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज वी आई कैप। सो माइनस वी आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 15। तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखिए आप, माइनस वी बाई 15 आई कैप प्लस जे कैप, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। आपसे पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट माइनस वी बाई 15 का होल स्क्वायर प्लस माइनस वी बाई 15 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया? अगर कोई वेक्टर ax i कैप प्लस ax j कैप है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर विल बी अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। लास्ट क्लास में किया था। सो अकॉर्डिंगली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर a को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कुछ ऐसा हो गया, v अपॉन 15 इंटू रूट 2।
Yes. अब v की वैल्यू π/30 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया π/30 इंटू 15, 450√2 कुछ ऐसा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर बताया रहा होगा पिछली बार। तो सेम क्वेश्चन को चूंकि आपने दोबारा पूछा है तो मैंने एक दूसरे मेथड से बताया है, ऐसे भी सोच सकते हो, शायद इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी भी कंफ्यूजन है किसी को तो बोलो। जो पूछ रहा था वो बताओ, समझ आया? कौन पूछ रहा था? समझ आया या अभी भी कोई डाउट है? सर पक्का? ठीक है, लिख लीजिए मेथड 2। फिर आज हम लोग ये जो पिछली क्लास में किया था यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बुकलेट किया है तुम लोगों ने वहां पे? ये आई कैप जे कैप वाले क्वेश्चंस बुकलेट में से कर लिए हो? ठीक है, तो बुकलेट के बाहर कुछ सब मैं करा देता हूं आपको। इरेज करूं? चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रिलेटेड विथ यूनिट वेक्टर्स। एक क्वेश्चन लिखिए, अ बर्ड flies from पॉइंट ए ब्रैकेट में 3,4,2 टू पॉइंट बी ब्रैकेट में 4,3,2 मीटर्स in 10 seconds. Find velocity of bird. वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है मैंने, वेक्टर के फॉर्म में उसकी वेलोसिटी बतानी है। आई कैप जे कैप के कैप में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं। समझ आया? कोशिश कीजिए। सर हाँ बोलिए। सर आई कैप माइनस जे कैप अपॉन 10 सर माइनस आई कैप सर जे कैप अपॉन 10 सेकंड आई कैप माइनस जे कैप अपॉन 10 हाँ, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन 10 ऐसा बोल रहे हो? हाँ वेरी गुड, सही है। आई माइनस जे अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड में
सबका हो गया, बताऊं या नहीं? देखिए, जिसका नहीं हुआ इधर देखिए, बर्ड ए से बी जाता है, तो ये हो गया पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 2, और ये है पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है लेट से 4, 3, 2। सो ए से बी जाता है, तो ए टू बी वाला लाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। सो ए टू बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, सिखाया था मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये हो जाएगा 4i प्लस 3j प्लस 2k, and position vector of A will become 3i plus 4j plus 2k. So position vector of B minus position vector of A, ये हमारा होगा वेक्टर ए बी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 माइनस 4 माइनस आई, सॉरी बी माइनस ए, 4 माइनस 3 आई कैप माइनस जे कैप, ऐसा कुछ होगा ए बी वेक्टर। हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी, तो बर्ड की जो भी स्पीड होगी उस स्पीड को अगर हम लोग ए बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज इक्वल टू स्पीड v मल्टीप्लाइड विथ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। स्पीड को क्या लिख सकते हैं? तो स्पीड को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, मैंने सिखाया होगा पिछली क्लास में, कोई भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ए बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों टर्म कैंसिल होगा। सो फाइनली दिस वेलोसिटी वेक्टर विल बी वेक्टर ए बी अपॉन टाइम। वेक्टर ए बी को लिख सकते हैं आई कैप माइनस जे कैप, और टाइम है मेरा 10 सेकेंड। सो 0.1 आई कैप माइनस 0.1 जे कैप, ये होगा वेलोसिटी वेक्टर। दूसरा तरीका है इसको सोचने का, जो शायद आप लोगों ने हो सकता है सोचा हो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए बी इज आई कैप माइनस जे कैप। तो ये इस यूनिट वेक्टर को बिना सोचे हुए भी आप कर सकते थे, ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर मैं इसी यूनिट वेक्टर वाला मेथड इसलिए बताया कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा कहता कि अ बर्ड इज फ्लाइंग विथ स्पीड लेट्स से व्हाटएवर 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर, तो हम लोग क्या करते, 10 को ए बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते। बात समझ आ रही है? यहां पर विदाउट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आप इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डायरेक्टली आप ये स्टेप लिख सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा होता कि बर्ड इज फ्लाइंग फ्रॉम ए टू बी विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो हम लोग ऐसे करते, 10 मीटर पर सेकेंड को ए बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते। समझ आया?
जल्दी कॉपी कर लो, फिर बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वैसा वाला भी एक लिख लो। पहले तो कॉपी कर लो, फिर लिखाता हूँ। इरेज करो। यस सर। एक और जस्ट डेटा अलग नहीं देता हूँ, सिमिलर देता हूँ ताकि आपको टाइम नहीं बर्बाद हो, कॉन्सेप्ट सीख लो। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ a bird is flying from if a bird is flying from A to B, A में लिखिए A ब्रैकेट में 3,4,2, to B 4,3,2 with a speed of 20 meter per second, with a speed of 20 meter per second. Then find velocity of bird. Then find velocity of bird. जल्दी से लिख लीजिए, 2 मिनट का काम है। नहीं, मुझे लगता हाँ 10√2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप ऐसा हो सकता है। देखो जस्ट अभी सिखाया था मैंने, वेलोसिटी वेक्टर इज स्पीड multiplied by direction, that is unit vector along AB. So speed कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट वेक्टर along AB is vector AB divided by its magnitude. तो ये हो जाएगा 20 वेक्टर AB। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था आई कैप माइनस जे कैप, और आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा √2। आ रही है बात समझ में? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 10√2 आई कैप माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आंसर होगा।
इरेज करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फिक्स्ड है। एक ब्लॉक जिसका मास मान लीजिए 20 kg है, ये इस पर कुछ इस तरह से रखा हुआ है रेस्ट पे। इसको मान लीजिए मास m कहते हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड द component of weight of mass m acting on the inclined plane question A, along the direction normal to plane, question B, along the direction tangential to plane। कोशिश कीजिए। सर 98 बोलिए। सर 98 and 98√3। अच्छा जी को 10 ले लो, ज्यादा मेहनत मत करो। ऐसा करो, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबरदस्ती कैलकुलेशन कराना मेरा पर्पस नहीं है। सर 100 and 100√3। वेरी गुड। 100 and 100√3, वेरी गुड। इरेज करो। सबका हो गया है या बताना है? देखो, इसका वेट mg नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम लोगों ने पूछा है कि इसके वेट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एंड टेंजेंशियल टू इंक्लाइन प्लेन कितना होगा। तो ये अगर 30 डिग्री है तो खुद देखो, ये 90 होगा, ये 60 होगा, मतलब ये 30 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये एंगल 30 डिग्री होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? सो ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा।
हम लोगों ने अभी देखा था किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा mg cos ऑफ 30 डिग्री और mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा mg sin ऑफ cos ऑफ 60 डिग्री। mg वेक्टर इस डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg cos 60 होगा। तो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन में मैंने पूछा था नॉर्मल कंपोनेंट, सो आंसर विल बी mg cos 30, मास इज 20 kg, g is 10, cos 30 is √3/2 और बी पार्ट का आंसर होगा mg cos 60 डिग्री टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सो m is 20, g is 10, cos 60 is 1/2। तो बी पार्ट का आंसर हो गया 100 न्यूटन और ए पार्ट का आंसर हो गया 200/2, दैट इज 100√3 न्यूटन। सर हाँ बोलिए। पहला पार्ट नहीं समझा। mg फोर्स इधर लग रहा है, क्या पूछा था कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट, तो हमारा वेक्टर कौन हुआ वेट, जो कि mg है और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। बचपन में स्कूल में डेफिनेशन पढ़े थे वेट का, द फोर्स बाय विच यू आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। सो दिस mg विल एक्ट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। We have to find out component of this force along this line as well as this line। ये वाला जो लाइन है that is normal to inclined plane और ये वाला जो लाइन है that is tangential to the inclined plane। तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट चाहिए। तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है। जैसे अगर आपको याद हो ax was mod of a multiplied by cos alpha था, that is vector a का x component is magnitude of vector a multiplied with angle made by the vector with x axis। Here in this case component of mg along this line is mg multiplied with cos of angle made by this vector with this axis, because we have to find out component along this line। तो mg का इस लाइन से 30 डिग्री एंगल बनता है, तो mg का कंपोनेंट इस लाइन में mg cos 30 होगा। mg का इस लाइन से एंगल 60 डिग्री बनता है, तो mg का कंपोनेंट इस लाइन के along mg cos 60 डिग्री होगा। तो ये वाला लाइन हो गया नॉर्मल टू इंक्लाइन और ये वाला लाइन हो गया टेंजेंशियल टू इंक्लाइन। किसने पूछा था बोलिए, उसको समझ आया और डू आई नीड मोर टू एक्सप्लेन? समझ गया सर। पक्का? हाँ। इरेज करूं? सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ऑब्जेक्ट है मान लो 10 kg का। दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 60 न्यूटन and is being pulled by another force, let's say of magnitude F, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन में है। ये बात समझ में आई? ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन में है
और ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इसको मान लो F1 कहते हैं, इसको F2 कहते हैं। सो क्वेश्चन इज इफ 10 kg object is in equilibrium under influence of two external forces F1 and F2 as shown in a vertical plane then find magnitude of F2 and given this angle is 30 degree and G is 10 meter per second square. कोशिश करो, बहुत सिंपल है। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ। F1 is also not known to us. Let it be F1 only. So question is under influence of forces F1 and F2, जब एंगल दे दिया तो जरूरत नहीं है वैल्यू की, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। 200 सर 200 by √3 and 100 by √3। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। इरेज करूं? सबका हो गया? ठीक है, इधर देखो, जिसका नहीं हुआ 2 मिनट इधर देखो। ये जो आपका 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का वेट 100 न्यूटन इधर ऐड कर रहा होगा, तो ये 100 न्यूटन वेक्टर इधर हो गया। इस F1 वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं F1 cos 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं, ये 30 है तो ये 60 होगा, that is F1 cos 60 डिग्री। cos 60 is 1/2, मतलब ये F1/2 होगा, and cos 30 is √3/2, so ये √3/2 F1 होगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब F2 फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय F1/2 and this 100 न्यूटन मस्ट बी बैलेंस्ड बाय this √3/2 F1। एक तरीका। दूसरा तरीका हम लोग ये कह सकते हैं
कि इस वेक्टर पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2 और F3। इसमें से F1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं F1/2 I कैप प्लस √3/2 F1 J कैप। F2 वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस F2 I कैप, और F3 जो इसका वेट है उसको लिख सकते हैं माइनस 100 J कैप। इक्विलिब्रियम में है तो तीनों का सम 0 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज कॉमन सेंस से देखो तो ये F2 F1/2 के बराबर होना चाहिए और ये √3/2 F1 100 के बराबर होना चाहिए। ऐसे भी सोच सकते हैं। अदरवाइज प्योर वेक्टर मेथड से करना है तो तीनों वेक्टर को लिखो और तीनों को ऐड करो और उसका सम 0 करो। इन तीनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम, आई कैप वाले सारे टर्म को ऐड कीजिए, ये है और ये है, दैट इज F1/2 माइनस F2 आई कैप। J कैप वाले सारे टर्म को ऐड कीजिए तो √3/2 F1 माइनस 100 J कैप। अब रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है तो ये टर्म भी 0 होना चाहिए और ये टर्म भी 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। ये टर्म भी 0 होना चाहिए और ये टर्म भी 0 होना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होगा जब उसके सारे कंपोनेंट 0 होंगे। तो यहां से हमें इक्वेशन मिला F1/2 इज F2 और यहां से इक्वेशन मिला √3/2 F1 इक्वल्स टू 100। तो सेकेंड इक्वेशन से लिख सकते हैं F1 इज 200/√3 न्यूटन और इस F1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो F2 इज F1/2 दैट इज 100/√3 न्यूटन। These two will be your answers. Otherwise instead of writing this much हम लोग यहां से भी कह सकते हैं this force must be balanced by this, so F1/2 is F2 और यहां से √3/2 F1 must be equal to 100। ऐसे भी कह सकते हैं without writing these three lines। इरेज करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए ABC is a isosceles right angle triangle। ABC is a isosceles right angle triangle with right angle at A, with right angle at A, full stop। Forces of magnitude forces of magnitude 2√2 Newton comma 5 Newton and 6 Newton
acts along BC, CA and AB respectively. Find magnitude of resultant of these forces. Find magnitude of resultant of these forces. सर जीरो नहीं जीरो कहाँ से होगा? जीरो नहीं होगा। सर 30 नहीं सर 24 प्लस 8 नहीं सर 5 सर 5 हाँ, किसी ने बोला 5 न्यूटन। यस सर हाँ, 5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। किसने बोला 5 न्यूटन बताओ? रेज योर हैंड। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? अनंत सॉरी, अनंत। अनंत इन्फिनिटी वाला। सही प्रोनाउंस क्या मैंने? अनंत ना? सॉरी, सुना नहीं, फिर से बोलो। ANAGH। अच्छा, अनग। ओके ओके फाइन। बाकी लोग बताओ, और किसका किसका हो गया? वेरी गुड। 5 न्यूटन आया आंसर सबको। देखो, जिसका नहीं आया इधर देखो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए ऐसा लिखाया है। तो ये हो गया ए, मान लो ये है बी और ये है सी। राइट एंगल है मतलब ये, और आइसोसेल्स भी है मतलब ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखो, आपका फोर्स BC वो किधर है? इस डायरेक्शन में है। 2√2 न्यूटन वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है। इट डजंट मीन कि इसी सर्कल पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ये सर्कल सिर्फ उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो हम लोग डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि एक फोर्स एक्ट हो रहा है किधर? तो 2√2 न्यूटन का, और इस लाइन से 45 डिग्री पर। दूसरा 5 न्यूटन का along CA। along CA हो गया ये वाला डायरेक्शन। तो इस डायग्राम में ये वाला डायरेक्शन हो गया वर्टिकल वाला। कितना? 5 न्यूटन। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 न्यूटन। एंड तीसरा 6 न्यूटन along AB। along AB मतलब ये वाला लाइन हुआ हॉरिजॉन्टल, मींस ये वाला लाइन हुआ। ये कितना? 6 न्यूटन। तो ये हो गया 6 न्यूटन। मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए। सो ऐसा कह सकते हैं, लेट
this 2√2 वाला फोर्स as F1 वेक्टर, this 6 न्यूटन वाला फोर्स as F2 वेक्टर and this 5 न्यूटन is F3 वेक्टर फॉर सपोज. सो IJ के फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं F3 is minus 5J cap, F2 is 6I cap and F1. F1 को देखो, F1 के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लीजिए I और J में. तो इस 2√2 का कंपोनेंट इधर होगा मेरा 2√2 इंटू cos 45 और इधर होगा मेरा 2√2 इंटू cos 45. cos 45 की वैल्यू 1/√2 दैट इज 2 न्यूटन और ये भी 2 न्यूटन. सो इस F1 फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं -2I कैप प्लस 2J कैप. सो दिस F1 इज -2I कैप प्लस 2J कैप. ऐसा कुछ. हम लोगों को इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए. इन तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी, आई कैप वाले को एक साथ ऐड कीजिए तो 6I कैप और -2I कैप दैट इज 4I कैप. J कैप वाले को एक साथ ऐड कीजिए -5 प्लस 2 दैट इज -3J कैप. So magnitude of this resultant force will become √4 square plus -3 का square, that is √16 plus 9 that is √25. So it will become 5 Newton. समझ आया सबको? ट्रेस करो. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो. If A is 3I cap plus 4J cap and B is 7I cap plus 24J cap, then simple question है just practice के लिए. Find a vector having magnitude equals to that of vector A and direction along vector B. हाँ बोलिए. 7I plus 24J upon 5.
7i plus 24j upon 25. One five. देखते हैं आंसर, मैं तो यूं ही वैल्यूज दे दिया, देखता हूँ 2 मिनट। अटेम्प्ट किया सबने, कर लिया तो देखो ये जो आपका वेक्टर होगा लेट इट बी सी, इसका मैग्नीट्यूड तो a के बराबर है, तो मॉड a मल्टीप्लाइड विथ डायरेक्शन किसके अलोंग है, तो b के अलोंग, तो मल्टीप्लाइड विथ मॉड b के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर b डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ a 3i प्लस 4j 5 होगा, वेक्टर b 7i प्लस 24j डिवाइडेड बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो ये हो गया 5 अपॉन अंडर रूट 7 स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर कितना होगा 536। इन दोनों का सम समझ में सॉल्व हो जाएगा। हाँ अच्छा ये 5, हाँ ठीक है 570, तो ये सॉल्व हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कितना आता है देखो 576 प्लस 49 कितना होगा 625 into 7i plus 24j 625 25 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये होगा 5 अपॉन 25 दैट इज 1/5 इंटू 7i प्लस 24j। ऐसा कुछ आंसर होगा, यही बोला रहा होगा आप लोगों ने। इरेज करूं? सो अप टिल नाउ हम लोगों ने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखा, ज्योमेट्रिकल मेथड से वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखा एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट में, फिर एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट में दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। सो 10 मिनट ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। चलिए हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। देखो अगर किसी स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर ही मिलेगा। ये हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं।
जैसे 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 2 8, ये सब में क्या है, दीज आर जस्ट नंबर्स। सो जब स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा स्केलर ही मिलता है, लेकिन जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखिए। अगर किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, वेक्टर मिलेगा। कोई एग्जांपल बताओ। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसमें क्या है, मास स्केलर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। सो मास इनटू एक्सीलरेशन जो फोर्स मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। पक्का? ठीक वैसे ही जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम लोगों के पास दो पॉसिबिलिटी है। दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर अगर कोई स्केलर क्वांटिटी बनाता है, ये पॉसिबिलिटी है, या ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी बनाए, ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके जब स्केलर क्वांटिटी बनाते हैं तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। या इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, A डॉट B। यही अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर वेक्टर बनाए तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं A क्रॉस B। सो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके जो प्रोडक्ट बनाता है, whether that product is scalar or a vector, there exist two different types of multiplication. One we call it as dot product if two vector after multiplication producing a scalar quantity, and if two vector after multiplication producing a vector quantity, in that case we call it as cross product. सिंबल में जब दो वेक्टर के बीच में डॉट दिखाई दे, मतलब आप समझ लीजिए कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो कुछ भी बनेगा वो स्केलर क्वांटिटी ही होगी। और जब दो वेक्टर के बीच क्रॉस दिखाई दे तो इससे जो कुछ भी मल्टीप्लाई होके फिजिकल क्वांटिटी बनेगा वो वेक्टर ही होगा। सो A डॉट B को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे और A क्रॉस B को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इरेज करूं?
नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डॉट प्रोडक्ट। लिखिए if two vectors after multiplication produces a scalar physical quantity then multiplication between them is called scalar multiplication or dot product. Full stop. For example, work W is equal to F dot S. F is force and S is displacement. ट्रेस करो। मैथमेटिकली dot product of two vectors A and B, mathematically dot product of two vectors A and B, A के ऊपर एरो का साइन और B के ऊपर एरो का साइन, is defined as, उसके यहाँ से लिखिए A dot B is equal to mod A into mod B into cos theta, where theta is angle between A and B. Mod A is magnitude of A, mod B is magnitude of B. इरेज करूं। अब देखो
मॉड ए, मॉड ऑफ एनी वेक्टर कभी भी पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता भी। सो ये cos थीटा में अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो नेगेटिव होगा। सो cos थीटा की वैल्यू हमेशा ±1 के बीच में ही होती है। सो सिंस cos थीटा lies between +1 and -1, हम लोग ये कह सकते हैं कि A dot B will always lies between mod A into mod B, और इधर माइनस ऑफ mod A into mod B। ऐसी कोई इनइक्वालिटी कह सकते हैं। लिख लीजिए इसको, नोट 1। सो A डॉट B का मैक्सिमम वैल्यू होगा mod A इंटू mod B और मिनिमम वैल्यू होगा माइनस ऑफ mod A इंटू mod B। इरेज करूं? दूसरी चीज देखो, अगर मॉड ऐसे समझो A डॉट B पॉजिटिव है तो जैसा मैंने कहा कि मॉड A हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड B हमेशा पॉजिटिव होता है, केवल cos थीटा ही पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो अगर A डॉट B पॉजिटिव है इसका मतलब है कि cos थीटा पॉजिटिव है, और cos थीटा पॉजिटिव है मतलब थीटा जरूर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। सो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। इसका मतलब है कि जरूर वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल एक्यूट एंगल होगा। तो अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलता है तो कम से कम उससे हम इतना तो जरूर कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच एक्यूट एंगल ही होगा। ठीक वैसे ही अगर A डॉट B का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि cos थीटा नेगेटिव है। cos थीटा नेगेटिव है मतलब ऐसे समझो, इसमें थीटा एक्यूट एंगल है और इसमें कह सकते हैं थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। दैट इज वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल जरूर 90 से ज्यादा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव मिला तो वहां से एटलीस्ट इतना तो कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक वैसे ही A डॉट B की वैल्यू अगर 0 मिले और इंडिविजुअली दोनों में से कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो उस केस में हम लोग cos थीटा 0 होगा और cos थीटा 0 होता है π/2 पर। तो इसका मतलब है जरूर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर रहा होगा। सो किसी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमेशा हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, जस्ट टू चेक परपेंडिकुलरिटी बिटवीन टू वेक्टर्स। सो नोट 2 में इसको कॉपी कर लीजिए।
इरेज करूं? कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। नो, कौन सा नंबर होगा? 1 2 3 जो भी है, सीरियल वाइज लिखना मुझे नंबर, ठीक है? शायद 2 हो गया, 3 होगा, ऐसा कुछ। सो नेक्स्ट नोट में देखो, हम लोगों ने देखा था कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब है उनके बीच का उनका मैग्नीट्यूड 1 है, और आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सो ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। आई डॉट आई अगर हम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मॉड आई, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री। सो आई डॉट आई की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसमें किसी को दिक्कत? सो यहां से एक जनरलाइज रिजल्ट हम कह सकते हैं कि आई डॉट आई हो आई डॉट आई हो, या फिर जे डॉट जे हो, या फिर के डॉट के हो, इन तीनों की वैल्यू 1 के बराबर होगी। बट अगर हम इन तीनों में से किसी दो को आपस में डॉट करें, जैसे आई कैप डॉट जे कैप है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और आई और जे आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो मल्टीप्लाइड बाय cos पाई बाई 2, cos 90 इज 0। तो यहां से हम कह सकते हैं आई डॉट जे, या फिर जे डॉट के, या फिर के डॉट आई, ये सब 0 होगा। सो नेक्स्ट नोट में लिख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। कॉपी कर लीजिए इसको। इरेज करूं? नेक्स्ट, सपोज आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है इस फॉर्म में। लेट्स से A इज AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप। एक दूसरा वेक्टर है BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZK कैप, और हम लोगों को A डॉट B ढूंढना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप डॉट BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZK कैप। अभी देखा था हम लोगों ने कि I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K 1 होता है,
अदरवाइज बाकी कोई दो पेयर लेंगे आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, वो सब जीरो होगा। तो ये वैल्यू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इसके बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही है? सो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो आप हमेशा याद रखिए कि उसके कोएफिशिएंट्स आई जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आपको ए डॉट भी मिल जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसको। इरेज करो। नेक्स्ट नोट लिखिए, नेक्स्ट नोट लिखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, dot product of two vectors is always used as a tool for finding angle between vectors. As अब इधर देखो, लिखना बंद कीजिए, इधर देखिए। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, ए उसका इक्वेशन दिया हुआ है यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर के फॉर्म में और बी का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू mod A into mod B into cos of angle between them। mod A, अगर वेक्टर A मालूम है तो उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू mod B, ये मिल जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो एक तो इक्वेशन से हम लोग ए डॉट बी लिखेंगे और दूसरा ए डॉट बी के फॉर्मूले से ए डॉट बी लिखेंगे। इन दोनों को जब इक्वेट कर देंगे तो ऐसा होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई plus az bz, this will be equal to under root ax square plus ay square plus az square multiplied with under root bx square plus by square plus bz square into cos theta। तो यहां से एक फॉर्मूला हमें मिला कि cos theta is equal to ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इंटू अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो यहां से थीटा विल बी cos inverse of this much, that is cos inverse of ax bx plus ay by plus az bz divided by
अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इंटू अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो बहुत जगह बहुत सारे बुकलेट में इसको एक एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं, बट मुझे लगता है ये कोई फॉर्मूला नहीं, जस्ट कॉमन सेंस है। आपको इंटेलिजेंटली a डॉट b का इक्वेशन और ab cos थीटा वाला इक्वेशन, इन दोनों को अगर यूज करने आता है तो एंगल बिटवीन वेक्टर आप निकाल सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर वो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर इक्विटी समझा नहीं, फिर से बोलिए। सर वो मैग्नीट्यूड्स को sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर वैल्यू मिलती है, और अगर मैग्नीट्यूड्स को cos से मल्टीप्लाई किया तो स्केलर। नहीं, गलत तरह से सोच रहे हो तुम। देखो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत बेसिक चीज है। तुम लोग सोच रहे होगे कि डॉट प्रोडक्ट को हम ए बी कॉस थीटा ही क्यों कहते हैं, यही प्रॉब्लम है मेनली, यही है ना? तो हाँ, डॉट प्रोडक्ट को हम जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ऐसा ही क्यों कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को, कुछ और भी तो कह सकते थे। तो दो चीज ध्यान से सुनो, सब लोग इस बात को समझो और थोड़ा सा साइंस पढ़ने के तरीका को बदलो। जैसे ये जैसे 2 इंटू 2 4 हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं उस पर, सोचते हैं 2 इंटू 2 4 हमेशा होता है। इसका रीजन ये है कि हम लोग, तो कहने का मतलब नॉर्मल अलजेब्रा में जैसा 2 इंटू 2 4 बेसिक है, ठीक वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा का ये बेसिक है। अब इस तरह का डेफिनेशन क्यों दिया गया, थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे। कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, ये लिख लियो तो यहीं पे बताऊंगा इरेज करके। तो देखो, जैसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का इफेक्ट अगर मेजर करना है और बहुत जगह मल्टीप्लिकेशन की जरूरत होती है फिजिक्स में, तो जहां वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है वहां पर हम लोगों को ये भी देखना है कि उस वेक्टर का इफेक्ट कैसा है। सबसे सिंपल एग्जांपल जो तुम्हें समझ में है वो देखो। अगर एक ऑब्जेक्ट है मान लो 10 kg का, लिखना मत, जस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। हम इसको पुल कर रहे हैं 10 न्यूटन के फोर्स से, फॉर एग्जांपल कोई भी फोर्स से, मान लो F फोर्स से। थोड़ी देर के बाद ये यहां चला गया, ध्यान से समझिए सब लोग इस बात को। थोड़ी देर के बाद ये 10 kg का ऑब्जेक्ट मान लो यहां चला गया। इस फोर्स के कंपोनेंट को रिजॉल्व करोगे अगर, तो इस फोर्स का अलोंग लाइन ऑफ मोशन वाला कंपोनेंट F cos थीटा होगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट F sin थीटा होगा। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हें डॉट प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी नहीं आता है, एकदम सिंपल भाषा में बात करते हैं हम लोग। अगर हमारा पर्पस है ये पता करना कि इस फोर्स ने कितना काम किया है, अभी मुझे मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ नहीं आता है, वो सब भूल जाओ। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का इफेक्ट इस 10 kg के ब्लॉक पर हो रहा है जिसकी वजह से ये यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ। अब अगर मुझे उसका इफेक्ट मेजर करना है, किसी भी फॉर्म में, वर्क हो कुछ भी हो, मुझे उस फोर्स का इफेक्ट मेजर करना है, तो देखोगे ये जो फोर्स का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसका यहां से यहां जाने में कोई कंट्रीब्यूशन है क्या?
कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी इफेक्ट मेजर करना होगा तो हम लोगों को ऐसा मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिक्स चाहिए जिसमें कि ये cos थीटा यूज हो और ये sin थीटा यूज ना हो। ये बात समझ में आ रहा है? अभी समझ लो तुम्हें स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, जस्ट एक एग्जांपल दिया। मैथ क्यों डेवलप होता है? हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैथमेटिक्स डेवलप हुआ। अब हमारा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस फोर्स का इफेक्ट मेजर करना है किसी फॉर्म में। तो हमने देखा कि इस फोर्स का ये जो साइन थीटा कंपोनेंट है इसके यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम वेक्टर का एक ऐसा मैथमेटिक्स ढूंढेंगे जिस मैथमेटिक्स में कोई एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जरूर होता होगा। फिर से समझो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है जैसे अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं। अगर कहीं a प्लस बी लिखा हुआ है तो एक्चुअली हम लोग को आदत हो गई, हम लोग बोलते हैं 2 + 3 = 5। इसका मीनिंग ये है कि a और b के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम एडिशन है और उसका ये सिंबल प्लस है। तो ये जो प्लस सिंबल है ये है ऑपरेटर। तो a और b के बीच में अगर प्लस का ऑपरेटर लग गया तो हम लोग कहते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन का है। तो जैसे अलजेब्रा में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये रिक्वायरमेंट के साथ डेवलप हुआ होगा। कैसा रिक्वायरमेंट? तो वही कहानी है, मान लो एक मार्कर की वैल्यू 2 रुपीज है तो 10 मार्कर की वैल्यू कितनी होगी? तो आइदर वी शुड ऐड 10 टाइम्स और मल्टीप्लाई इट 10 टाइम्स। तो उस रिक्वायरमेंट से 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गए, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन का। ठीक वैसे ही जब हम फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील करते हैं, जैसे यहां पर डील कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है कि प्रोडक्ट नाम का कोई चीज वेक्टर का होता भी है, हमें सिर्फ ये पता है कि मेरी फिजिकल क्वांटिटी ये जो फोर्स है उसका इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर जो कुछ भी हो रहा है इस केस में वो सिर्फ और सिर्फ cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोगों को एक ऐसा मैथमेटिक्स चाहिए जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स के इफेक्ट को मेजर करे और cos थीटा ही यूज हो उसमें। एक दूसरा इफेक्ट देखो साथ ही साथ, मान लो ये एक रॉड है, ये रॉड यहां से हिंज्ड है और इस रॉड में, और इस रॉड को मान लो हम लोग F फोर्स लगा के इधर पुल कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, कॉमन ऑब्जर्वेशन ऐसे रोटेट करेगा। तो इसके रोटेशन के लिए अगर ध्यान से देखोगे तो इस फोर्स का साइन थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है और कॉस थीटा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से लग रहा है मुझे कि अगर हम इस फोर्स का इस ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट देखें तो मुझे ऐसा मैथमेटिक्स चाहिए जो मैथमेटिक्स f sin थीटा को कंसीडर करे बट cos थीटा को नहीं करे। इसमें ऐसा मैथमेटिक्स चाहिए जो f cos थीटा को कंसीडर करे बट f sin थीटा को नहीं करे, क्योंकि उसका यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो हमारे रिक्वायरमेंट के ही, और दोनों फोर्स का ही इफेक्ट है, तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि हमें नॉर्मल अलजेब्रा की तरह एक जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। कभी कभी f cos थीटा वाला कंपोनेंट यूज में आ जाता है, कभी कभी f sin थीटा वाला कंपोनेंट यूज में आ जाता है। तो हम अभी तो क्रॉस प्रोडक्ट मान लो नहीं पढ़े हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से वेक्टर में 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। स्केलर में एक ही मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन वेक्टर में 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप जो फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम लोग वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्क डन बाय फोर्स का ध्यान से सुनो सब लोग, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वर्क डन बाय फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी,
डजंट मैटर वो इधर जाए या उधर जाए, 10 जूल का वर्क लगेगा तो लगेगा। तो 10 जूल ऑफ वर्क डजंट हैव एनी साइन। तो डेफिनेटली अगर हम किसी भी फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे हैं तो दैट वर्क डन विल डेफिनेटली बी अ स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाटएवर काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन हैज बीन डन in order to calculate work done, that multiplication must be of the type in which two vector after multiplication is producing a scalar quantity. But in this particular case, इसमें ऐसा नहीं है। इसके work done में, work done छोड़ दो, या इसके इफेक्ट में एक डायरेक्शन का सेंस है। अगर फोर्स का ये साइन थीटा वाला इफेक्ट इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है, तो अगर मुझे मान लो दो वेक्टर को, इसको छोड़ दो, ऐसे भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी बनती है वो क्वांटिटी खुद वेक्टर है। इसका मतलब है अब एक दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशंस के अलग अलग रूल्स होंगे। तो वेक्टर के केस में दो डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि कभी कभी दो वेक्टर मिलके स्केलर क्वांटिटी भी बनाता है मल्टीप्लाई होके, और दो वेक्टर बाय देयर ओन डेफिनेशन मल्टीप्लाई होके वेक्टर क्वांटिटी भी बनाते हैं। तो जहां दो वेक्टर बाय देयर डेफिनेशन मल्टीप्लाई होके स्केलर क्वांटिटी बनाएंगे, वहां पर हम लोगों को एक दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगा, और जहां पर वेक्टर बनाएंगे वहां एक दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगा। तो अकॉर्डिंगली दोनों में डिपेंड करता है कि फोर्स के किस इफेक्ट को आप मेजर कर रहे हो। कभी कभी आपको cos थीटा कंपोनेंट चाहिए होता है, कभी कभी आपको sin थीटा कंपोनेंट चाहिए होता है। सो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसीलिए हम लोग A डॉट बी एक्चुअल में, जो हम लोग A डॉट बी को ए बी cos थीटा लिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि बाय डेफिनेशन हम लोगों ने ऐसा डेफिनेशन बनाया कि ये जो हमारी नीड है कि कभी कभी मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट का यूज चाहिए होता है फोर्स का, कभी कभी मुझे पैरेलल कंपोनेंट का यूज चाहिए होता है फोर्स का। तो इसके लिए एक ऐसा मैथमेटिकल डेफिनेशन बना जो इन दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और वो मैथमेटिकल डेफिनेशन आपका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है, जिसको डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। समझ आया कुछ? थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, कुछ तो मैं बता रहा था, भूल गया। कहां तक थे हम लोग? एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना सिखाया था। यस। इसके आगे नेक्स्ट नोट, देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी। एक बार इधर ध्यान से देखो। सपोज ये एक वेक्टर है ए और ये एक दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अगर हम लोग सपोज थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, इसको O कहते हैं, इस पॉइंट को A कहते हैं और इस पॉइंट को मान लो B कहते हैं। पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पॉइंट B से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इतना पोर्शन का जो लेंथ है वो होगा मेरा O से B तक का लेंथ होगा मॉड B, O से A तक का लेंथ होगा मॉड A के बराबर, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M तक हम लोगों ने, तो O से M तक का लेंथ
मॉड बी कॉस थीटा के बराबर होगा। O टू M तक का लेंथ मॉड बी कॉस थीटा के बराबर होगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि A डॉट बी का डेफिनेशन है मॉड A इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉड A मल्टीप्लाइड विथ मॉड बी कॉस थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर का लेंथ दैट इज लेंथ ऑफ A मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ B along A। ये लैंग्वेज आपको समझ में आया। A डॉट बी इज वेक्टर A का लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर B का प्रोजेक्शन ओवर A। क्लियर है? यहां तक लिखना बाद में 2 मिनट ध्यान से देखो। ऐसा लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते थे। ये मान लीजिए मेरा वेक्टर A है OA और ये है B, ये एंगल है थीटा। अब A से हम B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट M तक। तो अब क्या होगा, O टू A का लेंथ हमारा मॉड A होगा, O टू B का लेंथ हमारा मॉड B होगा और O टू M का लेंथ हमारा मॉड A cos थीटा होगा। तो यहां पर अगर हम लोग A डॉट B को लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड B मल्टीप्लाइड विथ मॉड A cos थीटा। दैट इज इस केस में हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर B multiplied with projection of vector A on B। ये दोनों लैंग्वेज समझ में आया? आपको वेक्टर के क्वेश्चन में बहुत जगह ये लैंग्वेज मिलेगा कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर। सो ज्योमेट्रिकली A डॉट B का मीनिंग होता है कि लेंथ ऑफ एनी वन वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर, वेदर A मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A और B मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। ज्योमेट्रिकली दोनों का मतलब A डॉट B के बराबर ही है। तो जल्दी से ये दोनों कॉपी कर लीजिए, उसके बाद लिखा देता हूं। इरेज करो। लिखिए hence dot product of two vectors is geometrically equivalent to length of
a vector multiplied with projection length of another vector over it. Full stop. कुछ सिंपल क्वेश्चन कीजिए। If A is equal to I cap plus J cap and B is equal to I cap minus J cap, then find question A. Angle between A and B. Question B. Projection length of A on B. Question C. Projection length of B on A. कोशिश कीजिए तीनों सॉल्व करने का। Angle 90, very good. Sir, 90 degree. Very good. Sir, direction like 0. हाँ बोलिए। A का आंसर 90 डिग्री। 0 वेरी गुड। इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी 0। इसमें किसी को कोई डाउट है? जैसे ही 90 डिग्री हो गया फर्स्ट क्वेश्चन से ही, फर्स्ट क्वेश्चन में A डॉट B करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो जैसे ही A डॉट B 0 दिख गया मतलब वेक्टर A और वेक्टर B दोनों परपेंडिकुलर हैं और वेक्टर A और वेक्टर B दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका शैडो इस पर नहीं होगा, इसका इस पर नहीं होगा। शैडो मींस प्रोजेक्शन। सो दोनों का प्रोजेक्शन लेंथ एक दूसरे पर 0। पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। इफ A is 3i plus 4j and B is I minus j, अब सॉल्व कीजिए।
theta is cos inverse of -1/5. वेरी गुड। फर्स्ट का आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/5√2। यही आया है। सेकेंड लीजिए। -1/2 I can minus एक है। एक मिनट सुनो। प्रोजेक्शन लेंथ में कभी भी आई कैप जे कैप नहीं होगा। देखो मैंने क्या लिखाया था, ए डॉट बी। एक मिनट ध्यान से सुनो। A dot B is equal to vector A multiplied with projection of B on A, या अगर प्रोजेक्शन ऑफ A on B अगर मुझे चाहिए तो प्रोजेक्शन ऑफ A on B क्या होगा, A dot B डिवाइडेड बाय मॉड B। यही होगा प्रोजेक्शन ऑफ A on B। ये बात समझ आ रही है या इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है? Projection of A on B is A dot B upon mod B। पक्का? और प्रोजेक्शन ऑफ B on A ये क्या होगा, A dot B upon mod A। ये दोनों स्टेटमेंट लिखने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैं फिर से बताऊं। नहीं, अगर नहीं दिक्कत है तो A डॉट बी -1 होगा 3 into 1 - 4 into 1, 3 - 4 -1 अपॉन मॉड B √2 होगा। उसी तरह A डॉट B -1 और मॉड A 3 और 4 का मॉड √3² + 4² 5 होगा। तो ये दोनों इसके आंसर्स होंगे। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? ये दोनों आंसर में प्रोजेक्शन ऑफ A on B, चाहो तो बहुत जगह ये एज अ फॉर्मूला भी रहता है। प्रोजेक्शन ऑफ A on B is A dot B by mod B। Projection of B on A is A dot B by mod A। हाँ बोलिए। बोलिए, आवाज नहीं आई। फिर नहीं समझा। प्रोजेक्शन लेंथ पूछा तो फिर पॉजिटिव रहना चाहिए ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, अपने केस में देखो वेक्टर A और वेक्टर B ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट -1 आया था और मैंने सिखाया था कि जब डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होता है। मींस डेफिनेटली A और B के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। और जैसे ही देखो A और B के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो अब ये जो B का प्रोजेक्शन A पर आएगा वो वेक्टर A के बियॉन्ड हुआ। माइनस साइन का मतलब क्या है, वेक्टर A का जो लेंथ है इस पर नहीं आ रहा है, इसके बाहर आ रहा है। वेक्टर A का डायरेक्शन इधर है और B का प्रोजेक्शन A के ऊपर उल्टा आया, तो नेगेटिव साइन का ये मीनिंग है। जब भी कभी A और B के बीच ऑब्ट्यूज एंगल होगा उस समय हमेशा प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर नेगेटिव ही होगा। पक्का? एज अ फॉर्मूला
एज अ फॉर्मूला बहुत जगह तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी अपॉन मॉड बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। तो आप चाहो तो इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से जस्ट एक कॉमन सेंस है। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फॉर्मूला इतना रटोगे तो पता चला एग्जाम के बाद बहुत मोटी फॉर्मूला की बुक हो गई। सो इन जनरल इस क्वेश्चन से हमारा टेक अवे हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी अपॉन मॉड बी एंड projection of B on A is A dot B upon mod A। तो एज अ फॉर्मूला भी चाहो तो इन दोनों पॉइंट को आप लिख के रख सकते हो। लिख लिए? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे।